चलिए, ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। डायरेक्टर पार्ट के अंदर हमने डायरेक्टर इंट्रोडक्शन नाम का चैप्टर कर लिया, बोर्ड मीटिंग चैप्टर कर लिया, बोर्ड कमिटीज एंड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म कर लिया। अब हम एक थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, है ना। आप इस चैप्टर को एक और नाम दे सकते हैं, बोर्ड रिपोर्ट। लिखो, बोर्ड रिपोर्ट लिखो, बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, हाँ बोर्ड रिपोर्ट लिख दिया, बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, चलो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब एकदम शांत हो जाओ, बात करना बंद। चलिए, मैंने बात करने से मना किया, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? ये जो लेट आ रहे हैं क्यों आने दे रहे हो? गेट बंद रखो। चलिए सुनिए, देखो, जब भी किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो उस कंपनी को इस पूरे साल का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है ना। अब इसको इन टोटल हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। क्या कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट पूरे साल का होता है ना। एनुअल रिपोर्ट के अंदर बेसिकली 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज बैलेंस शीट, है ना। सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है ना। थर्ड इज ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड द फोर्थ इज बोर्ड रिपोर्ट या डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट को ही हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको उतार लो। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं? सब मिला के 4, है ना। द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट और द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, है ना। ठीक है, अरे बात करने से मैंने मना, क्यों बात कर रहे हो? क्लास से बाहर जाना है क्या? अब देखिए, जो बैलेंस शीट है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, वो सीएस का काम नहीं है बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटिंग रिपोर्ट है, सीएस का नहीं है काम। ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिटर का रिपोर्ट है, वो भी हमारा काम नहीं है ना। देखो, ये जो रिपोर्ट है एग्जैक्टली बोर्ड रिपोर्ट और द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये ऐसे बनाना तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, है ना, कि साल भर में आपने कंपनी को किस तरीके से चलाया है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के देना है ना। और ये रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी थोड़े बहुत होते हैं, ज्यादातर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना। अब देखो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं। अब देखो, सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी के अंदर साल भर में सिर्फ अकाउंटिंग चीजें ही तो नहीं हुई होंगी, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। तो और जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आएगा नहीं, ऑडिटर्स रिपोर्ट में तो आएगा नहीं, तो वो कहां जगह पाएगा? बोर्ड रिपोर्ट और द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब देखिए, ऐसे तो बोर्ड रिपोर्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना किसको है? डायरेक्टर्स को। पर डायरेक्टर्स को उतना लॉ तो मालूम नहीं होता है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। तो डायरेक्टर्स के बिहाफ पे ये रिपोर्ट बनाता है कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी के गाइडेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर, कि कंपनी ने साल भर में किस तरीके से फंक्शन किया है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स को देता है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड रिपोर्ट और द डायरेक्टर्स रिपोर्ट।
तो ये बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या लिखना है, वही इस चैप्टर में आप बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। जरा तुम इसका हेडिंग जो है और इंट्रो है लाइन बाय लाइन पढ़ो। है लिखा हुआ है ना। बाकी इसके अंदर पिछले साल क्या क्या हुआ बस वही लिखा हुआ रहता है कि आने वाले साल में कंपनी कैसे चलाई जाएगी इसके बारे में भी। चलिए जी, इसको इस हेडिंग को बोलो तो एक बार जल्दी से। तो बाहर है क्या, बुलाइए अंदर। कहाँ रह गए थे अभी तक, टाइम तो हो गया। चलो बैठो। ठीक है, चलिए हेडिंग बोलो। डिस्क्लोजर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स, बोर्ड के बाद रिपोर्ट भी आएगा इसमें, बोर्ड रिपोर्ट भी लिख दो। ठीक है, चलिए सब मिला के कितने सोर्सेस हैं, 4। फर्स्ट इज डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 134, जिसका मतलब बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, 134। फिर अदर डिस्क्लोजर्स भी हैं, सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर क्या सिर्फ 134 के अंदर ही है, या तुम देखते हो बहुत जगह लिखा रहता है बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, तो वो भी। फिर कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे क्या बने हुए हैं, रूल्स। क्या बने हुए हैं, रूल्स। उस रूल्स के अंदर भी बोर्ड डिस्क्लोजर्स की बात है। और लास्ट में अगर कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर भी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं। तो सब मिला के 4 सोर्सेस हैं, चारों सोर्सेस का नाम बोलो। सारा बच्चा बोलेगा, मैं देख रहा हूं सबको, फिर से बोलो। तो सेक्शन 134 अदर डिस्क्लोजर्स अंडर कंपनीज एक्ट, रूल्स मेड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो चलिए क्या करें, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 134 है ना। सेक्शन 134 के अंदर क्या क्या है जरा देखो तो। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, टिक मारते जाना, ठीक है। चलो उसके बाद तुम बोलना स्टार्ट करो, जोर जोर से बोलो, बोलते चलो, पूरा बोलो। चलिए ठीक है, अब देखो इसमें से एक ऐसा है जो तुम नहीं सुनो, बाकी सब तुम समझ रहे हो, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो ये देखिए, ये आ गया ना यहाँ पे, इसको 5 स्टार रेटिंग देना। एक समय में सीएस में हर दूसरे एग्जाम में ये आता था, मतलब उस समय का बहुत हिट क्वेश्चन होता था ये, और आता ही आता था, क्या पता फिर से वापस आ जाए। तो 5 स्टार रेटिंग दे दो, ये याद कर लेना, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो जरा बताओ तो ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कौन सा सेक्शन है, 134 सबसेक्शन 5, और दूसरा सेक्शन तो वो है 134 सबसेक्शन 3 में तो रेफर किया गया था इसको।
तो 134 सबसेक्शन 5 ऊपर लिख लो, तुम लोग बाद में कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ऊपर लिखो 134 सबसेक्शन 5, यहीं पे लिख दो, यहीं पे 134 सबसेक्शन 5। ठीक है, देखो बड़ा आसान है इसको समझना। डायरेक्टर नीचे लिखे गए 6 स्टेटमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये ना। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का मतलब डायरेक्टर नीचे लिखे गए कितने स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट का क्या लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये 6 बातें डिक्लेयर करता है ना। तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट मीन्स द 6 डिक्लेरेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये है ना। चलो अब एक एक करके याद कर लेना बढ़िया से, पहले तो मैं ही भी याद करवाने की कोशिश करूंगा। पहला डायरेक्टर ये बोल रहा है कि हमने जब भी एग्जैक्टली अकाउंट्स बनाए तो जो अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमने उनको माना है। टिक लगाते चलो, है ना। रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने माना है, और अगर नहीं माना है किसी वजह से तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे तुम लोग को बोलना है अभी कुछ दिन में, क्योंकि याद ही होना चाहिए। उसके बाद हमने कंपनी के अंदर वो अकाउंटिंग पॉलिसीज एग्जैक्टली सेलेक्ट किया है, जो मतलब वो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने सेलेक्ट और अप्लाई किया है जिससे कि कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाए, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर का क्या आ जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाए, है ना। क्योंकि आप जानते हैं अकाउंटिंग के 100 तरीके होते हैं। अब जैसे डेप्रिसिएशन, ये WDB मेथड भी है और SLM मेथड भी है, तो हमने वो मेथड, वो तरीका इस्तेमाल किया अकाउंटिंग का जिससे हमारे कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर का ट्रू पिक्चर मिले, है ना। जानते हैं ना, कभी कभी गलत मेथड यूज कर लोगे तो गलत लॉस, गलत प्रॉफिट आ जाता है। अब जानते हैं अकाउंटिंग मेथड बदलने से प्रॉफिट लॉस पे असर पड़ता है। उसके बाद हमने कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का प्रॉपर और सफिशिएंट केयर किया है, और हमने कंपनी के एसेट्स को सेफगार्ड किया है ना। और हमने कोशिश की है कि फ्रॉड या अदर इरेगुलरिटीज ना हो, है ना, और उसको हमने प्रिवेंट करने की कोशिश की है। तो इसमें 3 था, लगा दिया टिक 3 बार। उसके बाद हमने जो एनुअल अकाउंट्स बनाया है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाया है, मतलब ये सोच के बनाया है कि अभी कंपनी चलती रहेगी। और ये वाला जो है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए, अनलिस्टेड के लिए नहीं है। ठीक है, कि हमने अपने यहां प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रखा है, और जो हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट है और सही ढंग से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब एक लॉ पे भी आ गया कि कंपनी ने प्रॉपर सिस्टम रखा है इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऑल अप्लीकेबल लॉज, और ये सारे सिस्टम एडिक्वेट हैं और सही ढंग से काम कर रहे हैं, है ना। तो बताओ डायरेक्टर की तरफ से कितने स्टेटमेंट, 6। पहला स्टेटमेंट कि हमने जो अकाउंट्स बनाया है उसमें जो भी अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमने उसको माना है, और अगर नहीं माना है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। दूसरे नंबर पे हमने वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करके अप्लाई किया है जिससे कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर का ट्रू एंड फेयर पिक्चर मिले। उसके बाद हमने एग्जैक्टली अकाउंट्स का प्रॉपर और सफिशिएंट केयर लिया है, सेफगार्ड किया है एसेट को, और कंपनी को फ्रॉड और इरेगुलरिटी से बचाया है। बाकी हमने अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हमने वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया है जो कि एडिक्वेट है और सही ढंग से काम कर रहे हैं। हमने लॉ का कंप्लायंस के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया है, वो एडिक्वेट है और सही ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो 6 स्टेटमेंट तुम बोल दो। ठीक है, तो चलिए पहला क्या था, 136 कि 134,
पहला था 134, है ना, तो 134 वाला तो हो गया ना, 134 सबसेक्शन 3 भी हो गया, 134 सबसेक्शन 5 भी हो गया। चलिए, तो पहला वाला पार्ट हो गया, सब मिला के 4 पढ़ना है ना, 1 हो गया। दूसरा, अदर डिस्क्लोजर अंडर कंपनीज एक्ट, है ना। अब तुम लगभग कंपनी लॉ खत्म पे आ रहे हो, तो तुम सब जानते हो ये सब, है ना। अदर डिस्क्लोजर पढ़ो, तुम पढ़ोगे जोर जोर से, तुम्हारा ही काम है ये सब। ये सब नहीं जानते हैं, बहुत सारा तो डायरेक्टर चैप्टर में ही था। चलिए, अब आ रहा है रूल्स, है ना। देखो, सब मिला के 4 कैटेगरी हैं, 2 हो गया और बचा 2 और। एक तो रूल्स वाला, रूल्स में बहुत सारे रूल्स हैं। पहला रूल बोलो, कौन सा रूल है ये? रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स। चलो अब टिक लगाते आना। सबसे पहले जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगा वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ अपने ही कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बताएंगे, सब्सिडरीज का अलग से, एसोसिएट का अलग से, ज्वाइंट वेंचर का अलग से। और जब उसका अलग से बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अलग अलग से भी, एक बार जोड़ के भी, मतलब 2 अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनेंगे, एक तो अलग अलग वाला और एक बार सबको जोड़ के, है ना। स्टैंड अलोन का मतलब अकेला वाला, ठीक है। अकेला का मतलब अकेला अकेला भी और सबको जोड़ के भी। उसके बाद 188 के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हुए हैं, क्या ये आरपीटी है? आरपीटी आपको एओसी 2 के फॉर्मेट में बताना पड़ेगा। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने रिपोर्ट में इन मैटर्स पे लिखना पड़ेगा। बोलो कौन कौन? ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये सारी कंपनीज के लिए नहीं है, एक तो लिस्टेड के लिए, और वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है, उनको अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एनुअल फॉर्मल इवेल्युएशन कैसे हुआ है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स का भी और इंडिविजुअल डायरेक्टर का भी इवेल्युएशन कैसे हुआ, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट एक ऐड करना पड़ेगा। चलिए, जो था वो तो है ही, उसके अलावा ये सब भी। चलो जोर जोर से बोलो। बोलते रहो, तुम्हारा ही काम है, क्योंकि याद तुम्ही को करना है ये सब। सब अकाउंट से जुड़ा हुआ होगा लगभग। अब रूल ही अकाउंट रूल है, तो अकाउंट से जुड़ा हुआ बात करेगा। चलिए, दूसरा रूल का नाम बताओ। तीनों पढ़ जाओ, तुम तीनों पढ़े हुए हो। पढ़े हुए ना तीनों? चलिए, अब ये, चलो रूल का नाम बोलो, जोर जोर से बोलते रहो, तुम लोग को रटना है सब। ये रूल जो है हम कल पढ़ेंगे, मतलब अभी तो ये पढ़ लेंगे, लेकिन इस रूल को हम कल पढ़ने वाले हैं केएमपी चैप्टर में। देखो नाम से नहीं लग रहा है केएमपी वाला ये, है ना। चलिए, इसमें मैं पढ़ा देता हूं। चलो तुम जोर से बोलो। पहला, ये समझ में आएगा। रेशियो का मतलब जितने भी आपके डायरेक्टर हैं सबका रेशियो, जैसे 2:1:1, 1:1:1। अच्छा, 1:1:1 सबका बराबर है, आगे पीछे भी हो सकता है ना। अच्छा, उसके बाद साल भर में कितना इंक्रीज हुआ सैलरी में, ये रुपीस वाइज या परसेंटेज वाइज? किसके किसके में? ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको क्या बताना है, मतलब तुम्हारे यहां कितने लोग नौकरी करते हैं। उसके बाद कंपैरिजन करना है किसमें? केएमपी के रेम्युनरेशन में और केएमपी के परफॉर्मेंस में। मतलब परफॉर्मेंस है घटिया और सैलरी मिल रहा है बढ़िया, तो शो होने वाला नहीं है, शेयर होल्डर को पता चल जाएगा ये। उसके बाद साल भर में मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे हुआ होगा, पीई रेशियो ऊपर नीचे हुआ होगा, ये तब, लेकिन लिस्टेड कंपनी है तब,
लेकिन अनलिस्टेड कंपनी का कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होता है। जब तुम मॉड्यूल सेकंड में आओगे तो स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब ये सब समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये जो इंक्रीज है, ये कैसा इंक्रीज है इस बार? परसेंटाइल इंक्रीज। किसके सैलरी में? एम्प्लॉइज। अब मैनेजरियल को छोड़ देना, क्योंकि मैनेजरियल का ऊपर हो चुका है सब कुछ। अरे मैनेजरियल पर्सनल के बारे में ऊपर एबीसी पॉइंट तो लिखा था। तो ये नॉर्मल एम्प्लॉइज का है। किसका है ये? नॉर्मल एम्प्लॉइज का। चलिए, उसके बाद तुमको कंपैरिजन करना है दो लोगों में, एक तो हाईएस्ट पेड डायरेक्टर, बॉक्स बनाओ, और एक हाईएस्ट पेड ऐसा एम्प्लॉय जो डायरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, दो लोगों में तुमको कंपैरिजन करना है, एक तो ऐसा जो डायरेक्टर हाईएस्ट पेड, और एक ऐसा एम्प्लॉय जो डायरेक्टर नहीं है फिर भी डायरेक्टर से ज्यादा सैलरी ले रहा है। इसका मतलब वहां पे एक डर बना हुआ है कि क्या पता है ये कोई एम्प्लॉय तो है, क्या पता यहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ हो और वहां पे किसी के बोलने पर उसको डायरेक्टर से भी ज्यादा सैलरी दी जा रही है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसका हाईएस्ट पेड डायरेक्टर को 5 करोड़ सैलरी मिलता है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय मतलब डायरेक्टर नहीं है, वो प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो सीईओ होगा, कुछ भी डायरेक्टर नहीं है, लेकिन उसको 6 करोड़ मिल रहा है। तो ये अजीब बात है। अब अजीब बात है तो लिखो, शेयर होल्डर भी जाने इस बात को। चलिए, अब इस वाले में जरा देखो, तुम लोगों से मैं पूछूंगा, तुम बताते जाना। आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉय लिखना है ना। नेम ऑफ द एम्प्लॉय पहले देख लो, उसको उतारना बाद में। पहले तो टॉप 10 एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन, ठीक है, टॉप 10 एम्प्लॉयज। उसके बाद तुमको ऐसे एम्प्लॉय का नाम लिखना है ना, जो इस 3 कैटेगरी में फॉल करता है। चलो 3 कैटेगरी का नाम बोलो। अगर वो साल भर काम करता है तो कितना सैलरी मिल रहा है उसको? बोलो, जिसकी सैलरी कितनी है? 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ 2 लाख। 1.02 कर दूं? ठीक है, 1.02 करोड़ ना, 1.02 करोड़ है ना पर ईयर, ये ना। दूसरे में अगर वो मंथली आ, मतलब अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है, साल कंप्लीट नहीं हुआ तो मंथली देखोगे, मंथली कितना? पर मंथ। और तीसरे में 2 कंडीशन है, तीसरे में 2 कंडीशन है। अब 2 कंडीशन में लिख दे रहा हूं, सुनना। उसको सैलरी देखो तो एमडी से भी ज्यादा मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है? एमडी ये मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है। उसकी सैलरी है ना, जो सैलरी ऑफ एमपी का मतलब समझ गए, मैनेजरियल पर्सनल। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज होगे तो मैं तीनों लिख देता हूं। बोलो क्या क्या? एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के सैलरी से ज्यादा है, प्लस एंड होगा। उसने शेयर्स कितना लिया हुआ है? होल्डिंग कितना? 2% और मोर, है ना। इधर इंडिविजुअली प्लस किसके साथ मिलके? अपने स्पाउस और डिपेंडेंट, मतलब तीनों का जोड़ के देखना है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो याद रखना उसका भी नाम लिखना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय का भी नाम लिखना पड़ेगा। तो 3 कैटेगरी का एम्प्लॉय हो गया, 4। एक तो टॉप 10 एम्प्लॉयज, सैलरी के रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10। दूसरा, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसको सालाना सैलरी कितनी मिल रही है? 1.02 करोड़ पर ईयर, है ना, ईयरली। अगर मंथली है तो 8.5 लाख पर मंथ, वो तो उतना ही बनेगा ही, ईयर में इंटू करोगे तो उतना ही बनेगा। उसके बाद या कुछ भी हो, पर उसको सैलरी जो मिल रही है, सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय इज, सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय कितना है? मोर देन सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, प्लस उसने इंडिविजुअली या स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ मिलके कितना शेयर लिया हुआ? 2% और मोर।
तो याद रखिएगा ऐसे एम्प्लॉय का भी नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उतार लो इसे जल्दी से। कहां से आए? इंडिविजुअली प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। बात करने से मना एकदम किया हुआ मैंने अभी। कभी कभी टीचर के आवाज को सुनते सुनते भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं अगर शांत रहा जाए तो। एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। अभी आसान लग रहा है ना, अभी लग रहा है चैप्टर खत्म हो रहा है, बाद में तुम्हें याद करना पड़ेगा सब। अब बहुत याद करने वाला है। आप जितने भी चैप्टर भी आएंगे सब थ्योरेटिकल है। अब तो हो गया, डायरेक्टर खत्म हो गया, बस एक केएमपी वाला बचा है, वो जो कल सुबह सुबह हो जाएगा। वो जानबूझ के कल सुबह के लिए मैंने बचा के रखा है, क्योंकि जो टफ वाले होते हैं सुबह सुबह अच्छा निकलता है वो। तो केएमपी वाला मैंने सुबह के लिए बचा के रख लिया कल। तो सुबह 7:30 बजे एकदम टाइम पे आ जाना, क्योंकि आज ना कमिटी भी था तो थोड़ा सा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आने में टाइम लगा। कल तो कुछ भी नहीं होगा, शुरू ही केएमपी से होगा। तो 7:30 में अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इंडिविजुअली प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, हो गया। चलो हटा रहा हूं। लास्ट में लिखा है इंडिविजुअली प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। बाकी बुक में है ये सब लिखा हुआ। तो ऐसे एम्प्लॉय का नाम लिखना पड़ेगा। चलो उसके बाद आगे ये कौन सा है एग्जैक्टली? CSR रूल्स 2014। आपको नंबर 1 टिक मारो, बोल के बोलो। आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं CSR, तो उसमें CSR कमेटी बनती है, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि आपने CSR कमेटी बनाया या नहीं बनाया है। और एक दूसरा नंबर लिखो, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR बना के भी बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब लास्ट में क्या आ रहा है एग्जैक्टली? लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब ये सिर्फ किस पे लगता है मालूम है? ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी। लिख दो कहीं पे, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी लिखो। ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी। ठीक है, चलिए सबसे पहला रिपोर्ट का नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, MDA रिपोर्ट। MDA रिपोर्ट। MDA रिपोर्ट में जरा बताओ तो क्या किस किस चीज के बारे में लिखोगे? नंबर 1, चलो बोलते चलो। सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज को मतलब समझते हैं। देखो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, उसका एक प्रोडक्ट खूब बिकता है और उसी प्रोडक्ट की वजह से प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट तुम्हारा फेल कर गया, ये कौन बताएगा, है ना। तो आप क्या बोल दिया, प्रोडक्ट वाइज भी और सेगमेंट वाइज भी। तुम ना वो सेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते कि इतना लॉस भी है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा दिख गया तो प्रॉफिट सिर्फ दिखा दिया, सो नहीं होगा। सेगमेंट वाइज बताओ, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट भी, सेगमेंट वाइज लॉस भी। और बोलो आउटलुक का मतलब क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या हालत रहेगी कंपनी के। और चलो और ठीक है। मटेरियल डेवलपमेंट इन HR का मतलब समझे? क्या पता इस साल में तुमने खूब बहुत अच्छे एम्प्लॉय को नौकरी पर रखा हो, तो इन सब के बारे में आप लिख देंगे। अब आपको एक अलग से कुछ पेजेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लिखना पड़ेगा। मतलब आपका जो एनुअल रिपोर्ट होगा, हो सकता है एक अलग से सेक्शन आए, सेक्शन का मतलब पार्ट, जिसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, हेडिंग, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
अब इसमें लिखना पड़ता है कि जो सेबी लोडर रेगुलेशन, जानते हैं ना अब लिस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सेबी लोडर रेगुलेशन। तो अभी सिक्योरिटी लॉ में वही स्टार्ट हो रहा है ना, सिक्योरिटी लॉ में अब लिस्टिंग एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है वहां, तो वहां सेबी लोडर रेगुलेशन ही पढ़ाऊंगा मैं। तो सेबी लोडर रेगुलेशन के अंदर बहुत सारे मैंडेटरी और बहुत सारे ऑप्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं, तो आपने मैंडेटरी वाले को माना है या नहीं माना है तो कैसे माना है, वो सब पूरा एक रिपोर्ट बना के लिखना पड़ता है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, याद रखिएगा, देखो जैसे छोटे एम्प्लॉयज होते हैं ना, उसके लिए अगर आपको मालूम हो तो लेबर लॉज लगता है छोटे वाले पे। लेबर ऊपर पे क्या लगता है एग्जैक्टली, लेबर लॉज लगता है। लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, KMP हो गया, उनके ऊपर लेबर लॉज, स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगाओगे क्या, स्टैंडिंग ऑर्डर्स नहीं, उनके लिए बनता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है किसके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए और सीनियर मैनेजमेंट के लिए। और ये कोड ऑफ कंडक्ट हमने वेबसाइट पे भी डाला है, और हमारे जितने भी बोर्ड मेंबर और सीनियर मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो सब मतलब इस कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लायंस करते रहते हैं। और इस बात का एक डिक्लेरेशन CEO के तरफ से साइन होके बोर्ड रिपोर्ट में अटैच होना चाहिए, जिससे कि शेयर होल्डर को लगे कि नहीं, हमारा सीनियर मैनेजमेंट भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट को मानता है। इस बात का सर्टिफिकेट कौन देगा, एग्जैक्टली CEO, और वो अटैच होगा किसमें, बोर्ड रिपोर्ट में। और लास्ट में क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये सबके लिए नहीं है, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के लिए है। किसके लिए है, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के लिए। देखो एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिडरिंग द, है ना, कंसिडरिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट, है ना। तो आपने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए साल भर में क्या क्या इनिशिएटिव लिए, इस बात का भी एक रिपोर्ट बना के आपको अटैच करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया। क्या हो गया ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया। तुम देखो ना लास्ट में लिखा है ना, इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, है ना। तो सबके लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के लिए है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट पे कौन साइन करेगा। तो तुम टिक मारना, बोर्ड रिपोर्ट पर साइन करेगा कंपनी का चेयरपर्सन, अगर वो ऑथराइज्ड है तो। यहां तक टिक मारना जहां तक मैंने मारा। नंबर 1 लिखो, कौन साइन करेगा, कंपनी का चेयरपर्सन, अगर बोर्ड से ऑथराइज्ड है तब। और अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, उसमें से एक MD जरूर होगा, अगर MD है कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर चेयरमैन को ऑथराइज कर दिया तो चेयरमैन। लेकिन अगर चेयरमैन को ऑथराइज नहीं किया है तो 2 डायरेक्टर, और अगर कंपनी में MD है तो MD तो जरूर साइन करेगा। तो एक MD हो गया और एक डायरेक्टर हो गया। तो ये छोटे छोटे चैप्टर सब आ रहे हैं, वो आराम से निकल जाएंगे, चिंता मत करो। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। लेकिन एक प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा देता हूं एक कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा एक बार रिवाइज करो, 4 सोर्सेस बताओ बोर्ड रिपोर्ट के। बोलो 4, जोर जोर से बोलो। बोल दिया, चलो तुम बताओ इसमें से किसका एनुअल रिपोर्ट देखना चाहोगे तुम, इन्फोसिस का, TCS का, विप्रो का, रेमंड का, पिरामल, टाटा कॉफी, टाटा पावर, किसका देखना चाहोगे, बजाज ऑटो, TCS। ये 2018-19 ही होगा ना अभी, अरे 19-20 तो चल ही रहा है। अब तुमको 4 सोर्स चाहिए ना, एकदम शांत। अब तुम लोग बात करोगे तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा बच्चों को ये क्यों लगता है कि जब मैं ये सब चीज दिखाता हूं तो ये आउट ऑफ सिलेबस पर आ रहे हैं। ये सब सीइंग इज बिलीविंग होता है, जो आप देखते हैं वो ज्यादा समझ में आता है। और रटने वाली चीजों के लिए बेंचमार्क तय करना पड़ता है। जैसे हम जब रोड पे चलते हैं और लगता है भूल जाएंगे, यहाँ तो बहुत दुकान है, तो कोई मंदिर, मस्जिद या किसी चीज को बेंचमार्क बनाते हैं, तो वो दिमाग में ना वो बैठ जाता है उसका पिक्चर, और फिर हम अगले बार खोज लेते हैं। तो ये सब जो दिखाता हूं ना, इससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाएगा। और अभी भी अगर तुम इसको देख गए, अब मान लो ये चैप्टर भूल गए तुम, तो भी तुमको याद रहेगा। अच्छा एनुअल रिपोर्ट में ये सब चीज साथ उठा के 10-12 पॉइंट तो लिख ही दोगे, है ना। ऐसे ये आप लोग को घर पे करना चाहिए था। TCS में
चलो तुम एक काम करो, इसमें देखो हेडिंग में देखो, देखो तो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, देखो अकेला अकेला वाला भी, एक साथ वाला भी। और इसमें देखो अकेला वाला में बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। अभी देखो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, मैनेजमेंट टीम, है ना, ये कंपनी सेक्रेटरी ना, राजेंद्र मोहलकर कंपनी सेक्रेटरी है ना, ठीक है। अब देखिए कंपनी सेक्रेटरी के नीचे बिजनेस हेड आते हैं, ये मेन मैनेजमेंट में ये लोग हुए, देखो मैनेजमेंट टीम कॉर्पोरेट संभालते हैं ये लोग, और ये सब बिजनेस हेड हुए। तो बिजनेस हेड कंपनी सेक्रेटरी के नीचे आ रहा है, ये सारे लोग कंपनी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते होंगे, है ना। ये पहचानते हैं इनको? नहीं पहचानते, आप छोड़ दो, ये नाम है, क्या है ये? चलो सीईओ का भी लेटर है ना। चलिए तुम ऐसे तो फिर ढूंढते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुम बताओ इसमें से तुम्हें कौन कौन सा रिपोर्ट चाहिए। पहले तो ये आ रहा है, चलो यहाँ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आ गया। अरे एनुअल रिपोर्ट भी 21 दिन पहले भेजना होता है और नोटिस भी 21 दिन पहले भेजना होता है, तो दोनों एक ही साथ भेज देता है। तो ये नोटिस हो गया कि नोटिस में ये सब होना एग्जैक्टली। और नोटिस तुम लोग दिखाया था, देखो किसने साइन किया, ये क्या है 102। अब तो याद हो जाना चाहिए तुम्हें। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किस पर हुआ होगा, स्पेशल बिजनेस पे, है ना। उसके बाद ये क्या है, डिटेल। अब बताओ क्या यही 2/3 1/3 है? नहीं समझ में आ रहा है लोग, हेडिंग बोलो, है ना। अगर मालूम हो उनका एक ब्रीफ रिज्यूमे देना पड़ता है। जो डायरेक्टर अभी तुम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बच्चा पढ़ेगा ना उसको पढ़ाऊंगा ये चीज। लिस्टेड कंपनी है ना टीसीएस, तो इसमें कंपनी लॉ थोड़ा कम दिखेगा, सिक्योरिटी लॉ ज्यादा दिखेगा, है ना। तो जब भी कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला होता है एजीएम में, तो उसका एक ब्रीफ रिज्यूमे देना होता है। देखो ब्रीफ रिज्यूमे है, देखो उसका बारे में नहीं बता रहा, कब डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन सब बताया हुआ ना, है ना। चलिए उसके बाद ये तो बता रहा है कि कैसे पहुंचेंगे आप एजीएम। आ गया डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट का मतलब बोर्ड रिपोर्ट, है ना। चलिए उसके बाद ये देखो ये छोटा मोटा आ गया क्या एग्जैक्टली, अनकॉन्सोलिडेटेड अलग, कॉन्सोलिडेटेड अलग, शॉर्ट में है ये, पूरा नहीं है, पूरा तो बैलेंस शीट में होगा। उसके बाद पढ़ते जाओ सब, और बोलो, पढ़ो जोर से, इस सब पढ़े हो तुम अभी। आ गया सब मिला कितने, 6, 134 सबसेक्शन 5 अभी तुरंत पढ़े हो तुम, ठीक है। उसके बाद अभी तुम पढ़े थे ना नंबर ऑफ मीटिंग, इसका मतलब वो लिस्टेड कंपनी है इसलिए, बोलो अब सब बोलते रहो यार तुम। ये सैलरी वाला आ गया। पहले तो ये परसेंटेज इंक्रीज है ना। कंपनी सेक्रेटरी का नाम क्या था अपना, इसमें आ रहा है कहीं, देखो तो कंपनी सेक्रेटरी। अभी तक डायरेक्टर का नाम आ रहा है, कंपनी सेक्रेटरी। कितना परसेंट सैलरी इंक्रीज हुई है इसकी, है ना, 12% इंक्रीज हुई है। तो देखा जाए तो लगभग 18%, तो काफी है। किसी का 22 है, किसी का 24 है, किसी का 28 है, किसी का 7, 4, 5 भी है। तो कंपनी सेक्रेटरी का सैलरी तो काफी अच्छा, 18% से इंक्रीज कराया है, तो अच्छा है ना, ठीक है। चलो उसके बाद ये सब लिखा हुआ है, और देखो तो रेशियो आ रहा है, ये सब रेशियो मीडियन वीडियन निकाल के दिखा रहा है। कितने एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, अभी तुम बताते ना रोल, कितने लोग नौकरी करते हैं। देखो तुम जो बताया सब लिखा हुआ ना इसमें। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ गया, सिविल ऑर्डर रेगुलेशन, है ना, ये सब आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका रिपोर्ट आ गया, किसका एग्जैक्टली देखो, है ना, डिविडेंड पॉलिसी, उसके ऊपर किसने साइन किया है ना, कंपनी सेक्रेटरी है ना। और ये है ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, अब इस सब में लिखा होगा हम कैसे किस तरीके से करते हैं। इस पर साइन किसने किया एग्जैक्टली, कंपनी सेक्रेटरी ने, है ना। अरे यार फिर यहाँ पे आ गया, बताओ तो कौन से पेज पे, तो कुछ याद है तुम लोग को? कब तक बन जाना चाहिए, एजीएम से 21 दिन पहले शेयर होल्डर घर पे पहुंच जाता है।
है ना। ये कल तुम लोग को बताऊंगा, परसों एनुअल सॉरी अकाउंट नाम का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आएगा ये अकाउंट नाम का एक चैप्टर आएगा अभी। अब तो ये तो ढूंढने में हाथ खराब हो जाएगा। चलो आ गया, तो आ गया आ गया आ गया। हाँ और देखते जाओ, डिस्क्लोजर हो गया, बोलते चलो। ये पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो चलो ये सब टेक्नोलॉजी के ऑप्शन ये सब है ना। उसके बाद आ गया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड गो। एक्नॉलेजमेंट साइन किसने किया? अच्छा एमएन ऑथराइज नहीं होता तो है ना। उसके बाद ये क्या है, अभी बताया था तुम्हें ये है ना। उसके बाद ये है ना, देख लो ना सब आ रहा है ना। उसके बाद इसमें देखिएगा ये एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न MGT 9। इसमें आ रहा होगा वो बोला कि कितना सैलरी बढ़ा सबका। देख लो बोनस इशू, राइट इशू इन लोग को जो हुआ है ना। कंपनी सेक्रेटरी को भी हुआ है काफी बोनस इशू। और ये 364 सब जो दिखा रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे इस तरीके से, इंडेटनेस और क्या रेम्यूनरेशन ये आ गया। देखो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का दिखा रहा है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का सैलरी दिखा रहा है ना, ये सब है ना। ये रुपीज लाख है, याद रखना ये सब। ये देखो रुपीज लाख में है, तो कितना मिला इसको? राजेश गोपीनाथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितना मिला? 1602 लाख। ये है ना, ये सैलरी मिला ना। देखो ये सब, लेकिन सब मिला के स्टॉक ऑप्शन इक्विटी कमीशन ये सब मिला के 1602 लाख कितना हो गया? 16 करोड़। 16 करोड़ हुआ ना। 16 सीटिंग फीस आ गया, अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग कमेटी बोलो है ना। और ये लिखा है जरा की मैनेजरियल पर्सनल में कंपनी सेक्रेटरी का सैलरी कितना है? 140 लाख का मतलब 14 करोड़। 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख सैलरी है किसका? कंपनी सेक्रेटरी का है ना। तो 1 करोड़ 40 लाख तुमको बताया था ना, ये तो वो है जो दिखाया जा रहा है ना। ये क्या है? पढ़ो पढ़ो। सेक्रेटेरियल ऑडिट किससे करवाया? देखो तो इसने पारिक एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज FCS नंबर 327, COP नंबर 12,228। मेरा COP नंबर है ऐसे 1200 है, मेरा तो 12,619 है, मेरा 12,619। और मेरा तो FCS नंबर तो 33,265 है। तो ये तो लगभग इनका किरप चल रहा होगा अभी। क्या चल रहा होगा? किरप ना, मतलब हालात खराबी डिजोल्यूशन के आसपास ही पहुंचे हुए है ना। ये सब कुछ है। ये आ गया MDA रिपोर्ट बोलो। क्या नाम है? ठीक है जी। तो ये इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है। ये कौन सा रिपोर्ट है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ। ये कौन सा रिपोर्ट? तो इसका मतलब ये टॉप 500 में है, याद है ना। इसी को बोलते हैं ना, नहीं बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात, आ गया ना देखो है ना। अब ये आप लोग को दिखाता हूं। ये देखो तो क्या है, बैलेंस शीट। कैसा बैलेंस शीट है? और जरा देखो इस पे कंपनी सेक्रेटरी का साइन हुआ भाई, ये देखो है ना, कंपनी सेक्रेटरी का साइन है ना यहाँ पे है ना। बिना कंपनी सेक्रेटरी साइन का कुछ होगा ही नहीं। चलिए तो एक बार मैंने एक दिखा दिया आपको, तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपने पढ़ा है डिट्टो उसी ढंग से बनाया जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है एग्जैक्टली खत्म। चलिए जी, अब एक चैप्टर आ रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर के अंदर जब हम बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं तो रूल 8 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल से भी कुछ मैटर्स आते हैं। उस मैटर में थोड़ा सा एक चीज और जोड़ देना है आपको, ये 3A है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक ओपिनियन
रिगार्डिंग इंटीग्रिटी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब इस साल में जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए उनका इंटीग्रिटी कैसा रहा, एक्सपर्टीज कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये भी एक, इस पर भी एक रिपोर्ट बना के बोर्ड रिपोर्ट में डालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए जी, इसी के साथ कंपनी लॉ का अमेंडमेंट हो गया ख़त्म, है ना। तो चलिए अभी यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और अमेंडमेंट के साथ, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।